दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कविता की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। एक बार घरवाले जब बेटी की शादी ठान लेते हैं तो फिर कोई नहीं देखता कि बेटी शादी के लिए तैयार भी है या नहीं। उन्हें तो बस शादी करके अपनी जिम्मेदारी से निश्चिंत होना होता है। कविता के भी बड़े बड़े सपने थे, लेकिन घरवालों ने इन सपनों को कोई तवज्जो नहीं दी। शादी होकर कविता अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में सास, ननद और पति, एक छोटा सा परिवार था। कविता का पति मदन उसमें विशेष रुचि नहीं लेता था। वह अपने ही काम में मस्त रहता। सुबह घर से जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। सास का कहना था कि खानदानी बिजनेस वही संभाल रहा है, इसीलिए घर आने में देरी हो जाती। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सास कविता पर खूब लाड प्यार बरसाती थी। नंद भी भाभी भाभी करती हुई दिन भर आगे पीछे घूमती थी। एक दिन कविता ने देखा कि नंद के कमरे से सास और मदन की तेज आवाज़ें आ रही थी। नंद रो रही थी। कुछ तो हुआ, यही सोचकर कविता नंद के कमरे की तरफ बढ़ी तो सास ने आकर उसे रोक दिया और बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपने कमरे में जाओ। इस तरह की बातों से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अभी इस घर में नई आई हो, कुछ बातों को समझने में तुम्हें अभी समय लगेगा। कविता सास की बात मानकर चुपचाप अपने कमरे में आ गई, लेकिन उस दिन झगड़ा काफ़ी देर तक चला था। अगले दिन सुबह मदन ने कविता से कहा कि मेरा नाश्ता कमरे में ले आओ, हम दोनों कमरे में ही नाश्ता करेंगे। सास ने एक नज़र मदन की तरफ घूर कर देखा, लेकिन वह मना नहीं कर पाई। आज से पहले सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते थे, लेकिन आज यह स्थिति नंद के कारण थी। कविता ने चुपचाप नाश्ता लगाया और कमरे में ले गई। मदन का बर्ताव काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा था। कविता पूछना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। वैसे भी मदन जरा गुस्सेल स्वभाव का है। शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन आज तक उनमें सहानुभूति और प्यार का रिश्ता नहीं बन पाया था। मदन अपने काम से मतलब रखता था। कविता दिन भर सास नंद के साथ व्यस्त रहती। बस इतनी सी जिंदगी थी उसकी। फिर एक दिन घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। मदन ने अपनी बहन को गुस्से में 2 थप्पड़ भी जड़ दी। रोते हुए नंद ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कविता कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है। पति से पूछने की हिम्मत नहीं और सास कहती कि तुम नई सदस्य हो, तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। समय आने दो, तुम्हें सब बता दिया जाएगा। फिर एक दिन मदन घर नहीं लौटा। रात के 9 बज चुके थे। कुछ दिनों से वह बहुत परेशान भी था। कविता ने बार बार फ़ोन लगाया, परंतु फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, कविता और सास की बेचैनी बढ़ रही थी। फिर सास ने नंद को कमरे में बंद किया और तेजी से कविता को लेकर घर से बाहर निकल गई। वह दोनों नज़दीक के पुलिस स्टेशन पहुंची। अब तक रात के 11 बज चुके थे। पुलिस स्टेशन में 2-3 पुलिस वाले ही मौजूद थे। सास ने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, परंतु पुलिस वालों ने 1000 रुपये की डिमांड रख दी। फिर उन्होंने शिनाख्त के लिए मदन का फ़ोटो मांगा। सास ने चुपचाप बेटे का फ़ोटो और 1000 रुपये टेबल पर रख दी। शिकायत दर्ज हो गई। रात का समय था। कविता को काफ़ी डर भी लग रहा था, लेकिन सास क्या कर रही थी उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह दोनों जैसे ही गली के छोर पर पहुंची तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वे दोनों घर की तरफ दौड़ पड़ी। जब वह दरवाजे पर थी तो 2 लोग घर के अंदर से निकले। वे काफ़ी हट्टे कट्टे और लंबे तगड़े थे। उनके हाथ और कपड़े खून से सने हुए थे। हाथों में तेज धार हथियार थे। यह देखकर कविता का कलेजा मुंह को आ गया। नंद घर में अकेली थी। कहीं उसके साथ कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई। अंदर पहुंची तो आंगन में मदन की लाश पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था। नंद कमरे में बंद खिड़की से जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। मदन की ऐसी स्थिति देखकर कविता वहीं पर गिर पड़ी। तब तक आस पड़ोस के लोग भी आ चुके थे और पुलिस भी। कविता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ ही समय में कविता के मायके से भी सब आ चुके थे। कुछ अन्य रिश्तेदार भी थे। सब कह रहे थे कि हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सास ने किसी तरह की कोई भी कार्रवाई करने से मना कर दिया और अगले दिन मदन का दाह संस्कार भी हो गया। कविता की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इतनी बड़ी बात हो गई। एक ही पल में कविता विधवा हो गई और सास किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहती।
कविता के घर वाले उसे ले जाना चाहते थे, लेकिन सास ने यह कहकर रोक लिया कि कविता के गर्भ में उसके बेटे की निशानी है, यह बच्चा हो जाने दिया जाए। इसके बाद मैं स्वयं कविता के लिए अच्छा वर और घर ढूंढकर उसकी शादी रचाऊंगी। समाज बिरादरी में सास की बात का मान रखा गया। वैसे भी कविता के पिताजी एक गरीब किसान थे और उसके ससुराल वाले बहुत अमीर लोग। पिताजी ने भी सास की बात मान ली। कविता कभी मायके नहीं गई, लेकिन वह एक बात से आहत थी, वह गर्भवती नहीं। फिर सास ने ऐसा क्यों कहा? एक तो पति की मृत्यु का दुख, ऊपर से यह शतरंज का खेल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सास उसके कमरे में आई और हाथ जोड़कर अपने सिर से चुन्नी उतारकर कविता के कदमों में रख दी और बोली, बेटी, मेरी बात का मान रख लो। मैं जो कहती हूँ वह चुपचाप करती रहो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। कई बार चुप रहना भी खुशी दे जाता है। इसी में मेरी, तुम्हारी और हम सब की भलाई। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ चुप रहो। कविता की आंखों में आंसू थे, परंतु अपना दुख किसे बताए? मायके में माँ भी नहीं। मदन की हत्या एक रहस्य बनकर रह गई और अब यह गर्भवती होने की बात आखिर सास करना क्या चाहती? कविता को उसके कमरे में ही नज़रबंद रखा गया। मेहमान आते तो भी वह बाहर नहीं आती थी। सास उसके कमरे में ही खाना आदि पहुंचा देती। कमरे से अटैच बाथरूम है। उसकी ज़िंदगी सिर्फ इतनी सी थी कि वह दिन भर अपने कमरे और बालकनी तक ही सीमित रहती। कुछ समय और बीता। अभी मदन को गुजरे 7 महीने हुए थे कि एक दिन सास ने एक छोटा नवजात शिशु कविता की गोद में लाकर रख दिया। वह बच्चा इतना खूबसूरत था कि कविता अपना सारा गम भूल गई। सास ने कहा, यह तुम्हारा बच्चा है, अब इसे पालो, कुछ दिन इसकी परवरिश करो, फिर अगर तुम्हारा मन करे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का भी तलाश दूंगी और तुम शादी कर लेना। कविता परेशान रहती। सास की हर बात में रहस्य छुपा होता था। अब यह बच्चा किसका है? सास ने तो कहा था कि यह तुम्हारे पति की निशानी, परंतु मैं इस बच्चे की माँ नहीं। फिर इसकी माँ कौन है? गली मोहल्ले और रिश्तेदारी में मिठाई बांटी गई कि कविता ने बेटे को जन्म दिया। सभी ने यकीन भी कर लिया, क्योंकि वह अपने कमरे में ही रहती थी, मायके भी नहीं जाती थी। सास ने भव्य भोज का आयोजन किया। बच्चे का नामकरण हुआ। नंद से बातचीत भी नामात्र ही होती थी। कविता सास और नंद को ही अपनी पति की मृत्यु का जिम्मेदार मान रही थी। हो न हो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से मदन असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गया। नंद ने कुछ ऐसा तो किया है जिसकी वजह से आज मेरा सुहाग लुट गया। बच्चे के आने से कविता काफ़ी खुश थी। वह उसकी परवरिश में तन मन से जुट गई। नंद से शिकायत भी दूर होने लगी। एक दिन कविता ने नंद से कहा, मैं जानना चाहती हूँ उस रात क्या हुआ था जब आप तीनों कमरे में झगड़ रहे थे। आखिर क्या माजरा था जिसके लिए मेरे सुहाग को अपनी बलि देनी पड़ी? नंद फूट फूट कर रोने लगी और बोली, अभी समय नहीं आया भाभी। जिस दिन माँ घर पर नहीं होगी मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। कविता की सास हमेशा ही उसके इर्द गिर्द रहती थी। फिर नंद के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया और उसकी शादी हो गई। विदाई के समय वह फूट फूट कर रो रही थी। इतनी तो वह अपने भाई की मृत्यु पर भी नहीं रोई। फिर आज ऐसा क्या हो गया? शादी तो हर लड़की की होती है, लेकिन नंद तो कुछ ज़्यादा ही रो रही थी। कुछ दिन और बीते। बच्चा बड़ा हो रहा था। समाज में वह मदन और कविता के बेटे के रूप में जाना जाता था। एक दिन सास के पास एक औरत आई। उसने अपना पूरा मुंह ढक कर रखा था। एक बड़ी सी गाड़ी उसे छोड़कर गई थी। कुछ देर वह सास से बातें करती रही। कविता को बहुत अजीब लग रहा था। इस घर में सब कुछ रहस्यमयी। वह जानने की कोशिश करती है तो सास हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, कहती है, बस कुछ दिन और, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। आखिर हुआ क्या? अब कविता इस सच से पर्दा उठाना चाहती थी। वह उस औरत के जाने से पहले ही घर से बाहर निकल गई। उसने एक कैब बुक की। कैब में बैठकर उस औरत के घर से निकलने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह औरत घर से निकली, चारों तरफ देखा और बड़ी सी गाड़ी को इशारा किया। एक ही पल में बहुत बड़ी गाड़ी घर के सामने खड़ी हुई। औरत उसमें बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कविता कैब से उस गाड़ी का पीछा कर रही थी। उसका पीछा करते करते वह काफ़ी दूर आ चुकी थी। यह शहर का अनजान इलाका था और वह यहाँ पहले कभी नहीं आई थी। यह इलाका बहुत अजीब था। कैब ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बोला, मैडम, आप अच्छे घर की लगती हैं। इस इलाके में आप जैसी महिलाएं नहीं आती। कविता चौंक गई। उसने ड्राइवर से पूछा, यह कौन सा एरिया है?
जहाँ सिर्फ घर की औरतें नहीं जा सकती। ड्राइवर बोला, मैडम यहाँ तवाइफों के कोठे, आप समझ गई होंगी। कविता बोली, कोई बात नहीं, तुम उस गाड़ी का पीछा करो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वह बड़ी गाड़ी एक बड़े से बंगले के आगे जाकर रुकी। वह कोठा था। गाड़ी अंदर चली गई। कविता वापस लौट आई। घर आकर देखा तो सास परेशान थी। कविता से बोली, तुम कहाँ चली गई थी? मुन्ना रो रहा है। कविता आज सच जानना चाहती थी। वह बोली, माँ जी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ कि इस बच्चे की माँ कौन है, वरना मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं जानना चाहती हूँ कि मदन इसका पिता है तो माँ कौन है। मैंने तो इसे जन्म नहीं दिया। पहले तो उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन जब कविता ने जिद की तो सास ने बताया, बेटी, मेरा बेटा एक कोठे वाली के पास जाता था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। हमारे पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। मेरा बेटा पैसे कोठे वालियों पर लुटाता था। यह बात मुझे पहले से पता थी, लेकिन मैंने सोचा कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। सारे शहर में इस बात की चर्चा थी कि मेरा बेटा एक कोठे वाली से प्यार करता है, उस पर खूब पैसा लुटाता है। ऐसे में मेरी बेटी का रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। मैं अपने बेटे से कहती तो वह उल्टा हम माँ बेटी को ही मारने लगता, हमसे झगड़ा करता, घर छोड़कर चले जाने की बात कहता। हमारे पास दूसरा कोई सहारा नहीं था। तुम्हारी शादी के बाद जब मैंने कढ़ाई से उस कोठे वाली से संबंध तोड़ने की बात कही तो उसने मेरी बेटी पर भी हाथ उठाया। उस दिन कमरे में झगड़ा हो रहा था, यही बात चल रही थी। वह लड़की खरीदी हुई कोठे वाली बाई उसकी मोटी रकम वसूलना चाहती थी, लेकिन मैं उसे अपने घर की बहू बनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैंने कोठे वाली को कुछ पैसे देकर उस लड़की को अपने बेटे से दूर रखने को कहा। फिर एक दिन मदन उस लड़की को लेकर भाग गया। तुम्हें याद होगा, जब वह एक सप्ताह घर में नहीं आया था, हमने तुमसे कहा था कि वह कोई बिजनेस डील फाइनल करने गया। वास्तव में वह उस समय लड़की के साथ रह रहा था। फिर जैसे ही उन दोनों की खबर कोठे वाली बाई ने लगवाई तो वह लड़की वहाँ से भाग गई और कोठे वाली ने गुंडे मेरे बेटे के पीछे पड़ गए। मैंने बहुत कोशिश की अपने बेटे को बचाने की, लेकिन वे लोग उसके खून के प्यासे हो गए थे। लड़की फरार हो चुकी थी। उसे ढूंढने में भी उन्हें काफ़ी समय लगा। यह बच्चा उसी लड़की से, अब वह लड़की कोठे वाली के पास है। मैंने इस बच्चे को पाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। जैसे ही मुझे पता चला था कि वह लड़की मेरे बेटे से गर्भवती है, मैंने बाई को बहुत सारे पैसे दे दिए कि मेरे बेटे के अंश को जीवित रखा जाए। मैं चाहती थी कि सामाजिक रूप से तुम और मेरा बेटा इसके माता पिता बनो। इसीलिए मैंने उस समय सबसे कहा था कि तुम गर्भवती हो। सच तो यह है कि मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे प्रति कभी वफादार नहीं था। मेरी गलती इतनी थी कि मैं सोचती थी कि शादी के बाद मेरा बेटा सही रास्ते पर लौट आएगा, परंतु कोशिश तुमने भी नहीं की। कविता अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। उसने कहा, माँ जी, कोशिश तो मैं तब करती जब मुझे पता होता। सास बोली, हम तुम्हें कैसे बताते? कोई भी पत्नी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति कोठे वाली की जुल्फों के साए में अपनी शाम गुजारता। हम उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही बाई के गुर्गों ने उसे चिर निद्रा में सुला दिया। मेरे बेटे की अंतिम निशानी उनके पास थी, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। अगले ही पल कविता ने जीवन की पुस्तक से इस पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया। वह बोली, जो पति जीवित रहते हुए मेरे प्रति वफादार नहीं था, उसकी निशानी सीने से लगाकर घूमने का कोई औचित्य नहीं बनता। आप माँ हैं, अपने वंश के दीपक को संभालिए। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरा क्या दोष? जो पति वफादार भी नहीं था, मैं उसकी निशानी के सहारे जीवन कैसे गुजार दूँ? मैं दूसरी शादी करूँगी, लेकिन आपसे वादा करती हूँ कि यह सच आपके और मेरे बीच ही रहेगा। दुनिया में इस बच्चे को मेरे और मदन के रिश्ते की निशानी समझा जाएगा। अगले ही दिन कविता बच्चे को अपनी सास के पास छोड़कर ससुराल से विदा हो गई। उसने दूसरी शादी की। आप ही बताइए, क्या कविता का यह निर्णय सही था? दोस्तों, कहानी अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी थी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।